दोस्तों रुकिए, इस कहानी को सुनने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, क्या कभी किसी ने आपसे इतनी मोहब्बत की है कि आपकी मौत की खबर सुनकर भी वो आपको माफ़ कर दे? क्या कभी किसी ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा पति जिसने अपनी ही पत्नी को कोका कोला के गिलास में जहर घोलकर पिला दिया, लेकिन मरते वक्त उस मासूम पत्नी ने अपने उस कातिल पति से ऐसी बात कह दी, ऐसी एक बात कि उस पति की रूह आज तक कांपती है। उसकी आंखों से आज भी आंसू थमते नहीं। क्या थी वो बात? क्यों उस पत्नी ने अपने कातिल को माफ़ किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो पत्नी सच में मर गई? ये कुछ और हुआ जो उस पति की सोच से भी परे था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं असरदार हिंदी कहानियाँ। आज की यह कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है उन लोगों के लिए जो खूबसूरती को सिर्फ चेहरे में ढूंढते हैं, जो सीरत से ज़्यादा सूरत को अहमियत देते हैं, जो मोहब्बत का मतलब सिर्फ रंग रूप समझते हैं। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी दर्द भरी है, थोड़ी रुलाने वाली है, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगर आपने इसे आखिर तक देखा या सुना तो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, घंटी की बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह बेहद दर्दनाक, बेहद खूबसूरत और बेहद सच्ची सी लगने वाली कहानी। मेरा नाम आर्यन है, उम्र 28 साल, शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन। कम से कम बाहर की दुनिया यही जानती थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला, बॉडीगार्ड्स का काफिला और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो देखने वालों को लगती थी कि ये इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मेरे उस महंगे सूट के नीचे एक ऐसा दिल धड़कता था जो अंदर से काला पड़ चुका था। जो इंसान बाहर से फरिश्ता लगता था, अंदर से वो एक शैतान बन चुका था। शहर के अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम खौफ से लिया जाता था। लड़के लड़कियों को बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर धकेलना, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, पैसे की चमक दिखाकर मासूम ज़िंदगियों को बर्बाद करना, यही मेरा असली धंधा था। और मुझे इस काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि गर्व था, क्योंकि मेरे पास पैसा था, ताकत थी और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा को मेरी असलियत की जरा भी भनक नहीं थी। मेरे पापा रामनाथ जी गांव के एक बेहद इज्जतदार इंसान थे। पूरा गांव उनकी एक आवाज़ पर जान देने को तैयार रहता था। और मेरी माँ सावित्री देवी एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति और बेटे के नाम कर दी थी। बेचारे माँ पापा समझते थे कि उनका बेटा शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, नाम कमा रहा है, इज्जत कमा रहा है। काश उन्हें पता होता कि उनका लाडला असल में किस गंदगी में डूबा हुआ है। लेकिन मैं बहुत शातिर था। दोस्तों, मैं अपनी असली ज़िंदगी को अपने माँ पापा से कोसों दूर रखता था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पापा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। बोले, आर्यन बेटा, तुरंत गांव आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने बहुत बहाने बनाए, काम का बोझ बताया, मीटिंग्स गिनाई, लेकिन पापा की एक बात ने मुझे चुप करा दिया। बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझे देखना चाहती है। बस फिर क्या था, मैं अगली फ़्लाइट से गांव पहुंच गया। लेकिन गांव पहुंचते ही जो मुझे पता चला, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। पापा ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारी शादी तय कर दी है हमने। लड़की का नाम है अनामिका। मेरे स्वर्गीय दोस्त हरिशंकर जी की इकलौती बेटी। हरिशंकर ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि उसकी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। और बेटा, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। शादी अगले हफ्ते है। मेरे होश उड़ गए। मैंने चिल्लाकर कहा, पापा, यह क्या मजाक है? मुझसे एक बार पूछा भी नहीं।
मेरी ज़िंदगी का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? पापा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा, यह मेरी जुबान का सवाल है। एक मरते हुए दोस्त से किया वादा है। अगर तू यह शादी नहीं करेगा तो मैं आज ही अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उनकी एक आंख का आंसू मेरे लिए समंदर के बराबर था। मजबूरन मुझे हाँ कहनी पड़ी। लेकिन जब मैंने अनामिका को पहली बार देखा, दोस्तों सच बताऊं तो मेरा दिल बैठ गया। वो लड़की सांवली सी, एकदम सादी सी, दुबली पतली, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, लेकिन चेहरे पर कोई चमक नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई बनावट नहीं। वो मेरी मुंबई वाली उन हसीनाओं से बिल्कुल अलग थी जिनके साथ मेरी शामें गुजरती थी। मुझे उसे देखते ही नफरत हो गई। मैंने अपने आप से कहा, यह लड़की, यह मेरी पत्नी नहीं, कभी नहीं। शादी हो गई दोस्तों, रस्में हुई, फेरे हुए, 7 वचन हुए, लेकिन मेरे दिल में एक भी वचन के लिए जगह नहीं थी। सुहाग रात की वो रात जब अनामिका दुल्हन के जोड़े में सजी मेरे कमरे में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद उसे लग रहा था कि आज उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन मैं कमरे में घुसते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बोला, सुनो अनामिका, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैंने यह शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा की जिद के लिए की है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तुम इस घर में एक मेहमान की तरह रहोगी, बस इतनी सी बात है। अनामिका ने अपना घूंघट उठाया। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपकी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। बस इतना बोली, जी, बस इतना ही। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई शिकायत नहीं। और दोस्तों, उसकी यह चुप्पी मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला गई। मैंने सोचा, यह लड़की कैसी है? न रोती है, न चीखती है, न चिल्लाती है। क्या इसके अंदर कोई एहसास नहीं है? मैं उस रात सोफे पर ही सो गया और अनामिका वो पूरी रात उसी बेड के कोने पर बैठी रही, जागती रही, रोती रही, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आने दी। अगली सुबह मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे शहर वापस जाना है, काम है। पापा ने कहा, बेटा, अभी तो शादी हुई है, कुछ दिन रुक जा। मैंने बहाने बनाए, झूठ बोले और किसी तरह 3 दिन बाद शहर भाग आया, अनामिका को वहीं गांव में छोड़कर मेरे माँ पापा के पास। और दोस्तों, शहर आते ही मैं फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में डूब गया। वही पार्टियाँ, वही लड़कियाँ, वही गलत धंधे। अनामिका का चेहरा कहीं पीछे धुंधला होता चला गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, अपने किसी शिकार की तलाश में। मेरा धंधा यही था, कॉलेज की मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें महंगे सपने दिखाना और फिर उन्हें गलत रास्ते पर धकेल देना। उस दिन ट्रेन बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। मैं एक सीट पर बैठा था और मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद कुर्ता पहना था, बालों में एक सादी सी चोटी, हाथ में किताबों का ढेर। लेकिन उसका चेहरा, दोस्तों, उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। दूध जैसा गोरा रंग, बिल्ली जैसी हरी आंखें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होठ, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने उठकर कहा, मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर जो जवाब दिया वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। उसने तीखी आवाज़ में कहा, मिस्टर, मैं आपके जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। सीट देने के बहाने बातचीत शुरू करना, फिर नंबर मांगना, फिर दोस्ती का नाटक, और फिर यह सब बहुत पुराना खेल है। मुझे आपकी सीट नहीं चाहिए, अपनी सीट अपने पास रखिए। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे इस तरह ठोकर मारी थी। मेरा अहंकार चोटिल हो गया था, लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सी आग लग गई। मुझे यह लड़की चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया। 2 दिन में पूरी रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। नाम ऋचा, उम्र 22 साल। पापा एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, माँ बीमार रहती है, एक छोटा भाई है जो 12वीं में पढ़ता है, खुद कॉलेज के अंतिम साल में है और साथ में एक ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती है। गरीब परिवार था, लेकिन खुददारी आसमान छूती थी। और दोस्तों, यही खुददारी मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। मैं सोच चुका था, इस लड़की को हासिल करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन तभी एक खबर ने मेरे कदम रोक दिए।
पता चला कि ऋचा की शादी तय हो चुकी है किसी रोहित नाम के लड़के से। शादी सिर्फ 2 हफ्ते बाद है। दोस्तों, यह सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। मैंने तुरंत अपना प्लान बनाया। मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। शादी से एक दिन पहले जब ऋचा अपने दोस्तों के साथ मेहंदी की रस्म के लिए बाजार गई थी, मेरे आदमियों ने उसे उठा लिया और उसे एक सुनसान बंगले में ले जाकर बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने आदमियों को साफ हिदायत दे रखी थी, ऋचा की एक उंगली को भी छूना मत। उसकी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं उसे हासिल करना चाहता था, उसके दिल को उसकी मर्जी से। 2 दिन बाद मैंने खुद जाकर ऋचा को छुड़वाया। एक हीरो की तरह उसे घर तक छोड़ा और झूठ बोला। मुझे पता चला कि आपको किसी ने अगवा किया है, तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको ढूंढा। ऋचा की आंखों में मेरे लिए कृतज्ञता के आंसू थे, लेकिन उसकी किस्मत पलट चुकी थी। उसके मंगेतर रोहित ने रिश्ता तोड़ दिया था, यह कहकर कि 2 दिन किसी के साथ रहकर आई लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। ऋचा के पापा टूट गए थे, पूरा परिवार बर्बाद हो गया था और तभी मैंने अपना अलग पत्ता खेला। मैं उनके घर जाने लगा, मदद करने लगा, राशन भिजवाने लगा, उसकी माँ का इलाज करवाने लगा, उसके भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। धीरे धीरे ऋचा के दिल में मेरे लिए जगह बनने लगी और एक दिन जब हम शहर के एक पार्क में बैठे थे, ऋचा ने खुद मेरा हाथ पकड़कर कहा, आर्यन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी ज़िंदगी आपने बचाई है। अगर आप मुझे अपनाएं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहूँगी। दोस्तों, वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था। मैंने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन तभी ऋचा ने एक सवाल पूछा जिसने मेरा पूरा जहान हिला दिया। आर्यन जी, मुझे किसी ने बताया है कि आपकी पहले से एक शादी हो चुकी है, क्या यह सच है? मेरा गला सूख गया। दोस्तों, मैंने कभी ऋचा को अनामिका के बारे में नहीं बताया था, लेकिन पता नहीं किसने कैसे उसे यह खबर दे दी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ ऋचा, यह सच है, लेकिन वो शादी मेरे पापा की जिद से हुई थी, मेरे दिल से नहीं। मैं उस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो गांव में रहती है, मैं शहर में, हम दोनों की दुनिया अलग है। ऋचा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आर्यन जी, मैं किसी की सौतन बनकर नहीं जी सकती। अगर आपको मुझसे सच में मोहब्बत है तो आपको उस लड़की से छुटकारा पाना होगा, उसे तलाक देना होगा। मैंने कहा, ऋचा, तलाक देना मुमकिन नहीं है। मेरे पापा अपनी जान दे देंगे, उनकी इज्जत का सवाल है। ऋचा ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तो फिर एक ही रास्ता है आर्यन जी, वो लड़की इस दुनिया से ही चली जाए। दोस्तों, मेरे कानों ने जो सुना उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, ऋचा, तुम यह क्या कह रही हो? ऋचा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, आर्यन जी, मैं जानती हूँ यह कठोर बात है, लेकिन हम दोनों की मोहब्बत को पाने का यही एक रास्ता है। आप उसे धीमा जहर देना शुरू कर दीजिए, ऐसा कि किसी को शक भी ना हो, और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले से ही एक गिरा हुआ इंसान था, लेकिन कत्ल, वो भी अपनी ही पत्नी का, मेरा दिल कांप उठा। लेकिन ऋचा के चेहरे की मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसका प्यार, सब कुछ मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहा था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है ऋचा, तुम्हारे लिए मैं यह भी कर दूंगा। उस रात मैं घर लौटा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ ऋचा की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अनामिका की मासूम सूरत, लेकिन शैतान मुझ पर हावी हो चुका था। अगले ही दिन मैंने गांव जाने का फैसला किया। पापा को फ़ोन किया, पापा, मैं कुछ दिन के लिए गांव आ रहा हूँ, अनामिका के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने फ़ोन पर ही मुझे आशीर्वाद दे दिया। माँ ने कहा, बेटा, बहू बहुत खुश होगी, पिछले 4 महीने से वो तेरी राह देख रही है। दोस्तों, यह सुनकर मेरे दिल में एक पल के लिए दर्द उठा। 4 महीने, अनामिका 4 महीने से मेरा इंतज़ार कर रही थी, एक अजनबी की तरह, एक मेहमान की तरह मेरे घर में। लेकिन मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ऋचा का चेहरा था। जब मैं गांव पहुंचा तो अनामिका ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। दोस्तों, 4 महीने में वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी सांवली रंगत में एक अजीब सी चमक आ गई थी।
उसकी आंखों में एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो किसी संत जैसी लगती थी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें भर आई। बिना कुछ कहे वो मेरे पैरों में झुक गई। बोली, आप आ गए, मुझे पता था आप एक दिन ज़रूर आएंगे। मैंने उसे उठाया और झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ अनामिका, मैं तुम्हारे पास आ गया, अब हम साथ रहेंगे। उसकी आंखों में जो खुशी मैंने देखी दोस्तों, वो खुशी आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है। उस मासूम को क्या पता था कि जिस पति के इंतज़ार में वो 4 महीने से रात रात भर जागी थी, वही पति अब उसकी मौत का फरमान लेकर आया है। दोस्तों, गांव में मेरा पहला दिन बहुत अजीब था। अनामिका ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था, आलू के पराठे, घर का बना मक्खन और मीठी लस्सी। उसने बताया कि माँ से पूछ पूछ कर उसने मेरी पसंद नापसंद की पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। 4 महीनों से वो हर रोज़ मेरे लिए कुछ न कुछ नया बनाती थी, इस उम्मीद में कि शायद मैं आ जाऊं और जो खाना बच जाता वो गांव के गरीब बच्चों को बांट देती थी। माँ ने मुझे यह बात बताते हुए कहा, बेटा तूने बहुत अच्छी बहू पाई है, पूरा गांव उसकी तारीफ करता है, बच्चों को पढ़ाती है, बीमारों की सेवा करती है और रोज़ मंदिर में तेरे लिए प्रार्थना करती है। मेरा दिल एक पल के लिए भर आया, लेकिन अगले ही पल रीचा का मैसेज आया, आर्यन जी याद रखिएगा हमारा वादा, जल्दी कीजिए, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकती। बस मेरे दिल का दर्द फिर से गुस्से में बदल गया। मैंने सोचा, अनामिका चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यह मेरी मर्जी की शादी नहीं थी और मुझे अपनी मोहब्बत के लिए यह कुर्बानी देनी ही होगी। उस रात जब हम कमरे में अकेले थे, अनामिका ने धीरे से मेरे पास आकर कहा, आप थके हुए हैं, मैं आपके पैर दबा दूं। मैंने झिड़क दिया, नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बेड के कोने में जाकर लेट गई। लेकिन मुझे पता था वो सोई नहीं थी, वो पूरी रात जागती रही थी। और सुबह जब मैं उठा तो देखा कि वो पहले से ही उठकर मेरे लिए चाय बना रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। दिन गुजरते गए दोस्तों, मैं हर रोज़ अनामिका के साथ कठोर बर्ताव करता और वो हर रोज़ उसी प्यार से मेरी सेवा करती। एक दिन मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया, वो गिर गई, उसके माथे से खून निकलने लगा। मेरे माँ पापा दौड़ कर आए, मैंने झूठ बोला, यह खुद ही गिर गई, मेरी गलती नहीं है। और अनामिका ने मेरी तरफ देखा और फिर माँ पापा से बोली, हाँ माँ जी, मेरा पैर फिसल गया था, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरे माँ पापा चले गए, लेकिन मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, तुमने मेरे खिलाफ सच क्यों नहीं बताया? अनामिका ने अपने माथे का खून पोंछते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे पति हैं और एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति की इज्जत हर हाल में रखे, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करे। दोस्तों, उसका यह जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आई। एक पल के लिए मैंने सोचा, मैं कितना बड़ा हैवान हूँ, यह फरिश्ता जैसी लड़की मुझे इतना प्यार करती है और मैं इसकी जान लेने का सोच रहा हूँ। लेकिन तभी मेरा फ़ोन बजा, रीचा का फ़ोन था। आर्यन जी, क्या हुआ, काम हो गया क्या? उसकी बेसब्री ने मुझे फिर से रीचा की मोहब्बत की आग में झोंक दिया। मैंने कहा, हाँ रीचा, बस 2-3 दिन और। अगले दिन की बात है, अनामिका सुबह सुबह तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। उसने मुझे देखा और कहा, आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने एक सपना देखा है, हम दोनों एक छोटे से घर में खुशी से रह रहे हैं, हमारे आंगन में एक बच्चा खेल रहा है, क्या आप मुझे यह खुशी देंगे? दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को याद दिलाया, नहीं आर्यन, तेरी मंजिल रीचा है, अनामिका नहीं। मैंने रूखा सा जवाब दिया, अनामिका, सपने देखना बंद करो, मुझसे तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। और वहाँ से चला गया। शाम को मैंने अनामिका को छत पर जाते देखा, उसके हाथ में एक डायरी थी। मुझे कौतूहल हुआ, मैं चुपके से उसके पीछे गया। छत पर अनामिका ने डायरी खोली और उसमें कुछ लिखने लगी। फिर उसने डायरी को सीने से लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने छुपकर उसकी आवाज़ सुनी, वो कह रही थी, हे भगवान, मेरी क्या गलती है? क्या मेरा यह सांवला रंग ही मेरा गुनाह है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे कृष्ण, अगर मेरी किस्मत में प्यार नहीं है तो मुझे यह ज़िंदगी ही मत दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए।
कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे पति को तो शांति मिलेगी। दोस्तों, उसकी यह बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप नीचे आ गया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अनामिका के वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, मुझे मौत दे दीजिए। क्या वो अपनी मौत मांग रही थी या यह सिर्फ एक मासूम लड़की के दर्द का इजहार था? सुबह मैंने ऋचा को फ़ोन किया। ऋचा, मैं यह नहीं कर सकता। अनामिका बहुत मासूम है, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। ऋचा ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। आर्यन जी, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो यह करेंगे, वरना मैं आज ही अपनी जान दे दूंगी। मैं जी नहीं सकती आपके बिना। आप चुन लीजिए, या मैं या वो। दोस्तों, ऋचा की यह धमकी सुनकर मैं फिर से कमज़ोर पड़ गया। मैंने कहा, ठीक है ऋचा, मैं कल ही यह काम कर दूंगा। उस रात मैं बहुत बेचैन था। अनामिका ने मेरी बेचैनी भांप ली। उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है, कोई परेशानी है? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम क्या मदद करोगी? तुम्हारे जैसी लड़की सिर्फ परेशानी का कारण बन सकती है, मदद नहीं। उसने सर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, आप एक बात बताइए, क्या मैं आपके लिए इतनी बड़ी समस्या हूँ कि आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँ तो आपको खुशी मिलेगी? दोस्तों, उसके इस सवाल ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, हाँ, तुम चली जाओ तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, अगर मेरे जाने से आपको खुशी मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी, बहुत जल्दी। दोस्तों, उसके यह शब्द सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या उसे मेरे मंसूबों की भनक लग गई थी? क्या वो जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वो मुस्कुराई, एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान, और बोली, कुछ नहीं, बस इतना ही। हर इंसान एक दिन जाता ही है, मैं भी चली जाऊंगी जब आप चाहेंगे तब। अगले दिन सुबह मैं बाजार गया। वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक छोटी सी शीशी खरीदी। उस शीशी में वो जहर था जो मैंने शहर के एक काले बाजार से मंगवाया था। ऐसा जहर जो शरीर में जाते ही धीरे धीरे असर करता है और पोस्टमार्टम में भी इसका पता नहीं चलता। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता जा रहा था। एक सुनसान जगह पर रुककर मैंने बोतल खोली और उसमें वो जहर मिला दिया। जहर पानी में घुलते ही एक हल्की सी चमक आई, फिर गायब हो गई। बोतल को बंद करके मैं घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने देखा, अनामिका आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, बोली, आ गए आप, आज बहुत देर लगा दी। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके हाथ में थमाई और कहा, तुम्हारे लिए लाया हूँ, आज गर्मी बहुत है, तुम्हें पसंद है ना कोका कोला? अनामिका ने बोतल को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया, फिर उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज़ में बोली, आप मेरे लिए कोका कोला लाए? पहली बार आपने मेरी पसंद की कोई चीज़ लाई है। दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर मेरा कलेजा फट गया। पहली बार, शादी को 5 महीने हो चुके थे और यह पहली बार था जब मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ लाया था, और वो भी क्या, उसकी मौत का सामान। अनामिका ने मुझसे एक गिलास मांगा। मैंने किचन से एक गिलास ला कर दिया। उसने बोतल खोली, गिलास में कोका कोला डाला और मेरी तरफ बढ़ाया, लीजिए, आप पहले पीजिए। दोस्तों, मेरी जान निकल गई। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, तुम पियो, मैंने तो सुबह ही एक पी ली थी। अनामिका मुस्कुराई। उसने कहा, ठीक है, और फिर उसने धीरे धीरे वो पूरा गिलास खाली कर दिया। बोतल अभी भी आधी भरी थी। उसने पूछा, आप पियोगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी शहर वापस जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी में हूँ। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, शहर वापस जा रहे हैं? इतनी जल्दी? 2 ही दिन तो हुए हैं आए। मैंने कहा, हाँ, काम बहुत ज़रूरी है। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तो जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। मैंने कहा, क्या? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, यही मेरी आखिरी दुआ है। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, खाना वक्त पर खाइएगा, रात को देर तक जागना मत, तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, उसकी यह बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने को हो गए। मैंने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, अपना बैग उठाया, माँ पापा को बाय बोला और घर से निकल गया। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा, अनामिका दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही मासूम मुस्कान। उसने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा। दोस्तों, मुझे क्या पता था कि यह हाथ का इशारा दरअसल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तूफ़ानी शुरुआत है। गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं रो रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने अपने आप को समझाया, आर्यन, तू कमज़ोर मत पड़। यह तेरी मोहब्बत की कीमत है। ऋचा तेरा इंतज़ार कर रही है। शहर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मैंने ऋचा को फ़ोन करने की सोची, लेकिन फिर सोचा कि पहले उसे सरप्राइज़ दूंगा। मैंने पहले ही ऋचा को एक आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया था। शहर के सबसे पॉश इलाके में। मैं उस फ्लैट की चाबी अपने पास रखता था। मैंने सोचा चुपचाप जाकर दरवाज़ा खोलूँगा और ऋचा को चौंका दूंगा। खुशी खुशी बताऊंगा कि काम हो गया है। अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। रात के लगभग 9 बज रहे थे जब मैं उस फ्लैट पर पहुंचा। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला। फ्लैट में हल्की सी रोशनी थी और दोस्तों, फ्लैट में कोई खुशबू फैली हुई थी। किसी खास डिश की खुशबू, मुर्गा बनने की खुशबू। मैंने सोचा ऋचा ने शायद मेरे लिए खाना बनाया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दबे पांव अंदर बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे किचन से 2 आवाज़ें सुनाई दी। एक ऋचा की थी और एक मर्दाना आवाज़। मेरे कदम रुक गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दीवार का सहारा लेकर किचन के दरवाजे के पीछे छुपकर झांका। दोस्तों, जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ऋचा किसी आदमी की गोद में बैठी थी। वो आदमी उसे खिलाते हुए कह रहा था, जानू, तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। उस मूर्ख आर्यन ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। अब वो या तो जेल जाएगा या फिर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। उसका सारा पैसा, सारा कारोबार अब हमारा है, क्योंकि सारा हिसाब किताब तुम्हारे नाम पर है। ऋचा हंसते हुए बोली, हाँ महेश, मैंने कितनी प्लानिंग की थी इसके लिए। 5 साल पहले आर्यन ने मेरी छोटी बहन को बर्बाद किया था, उसे गलत रास्ते पर धकेला था और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि आर्यन से इसका बदला ज़रूर लूँगी, और आज मेरा बदला पूरा हुआ। उसने अपनी मासूम पत्नी को मार डाला और अब पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। दोस्तों, मेरे कान सुन्न हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो यह सब बदले का खेल था। ऋचा ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। उसकी हर बात झूठ थी, और वो किडनैपिंग, वो शादी का टूटना, वो सब कुछ सब मेरी ही योजना थी, जो दरअसल उसकी योजना का हिस्सा बन गई थी। ऋचा आगे बोली, महेश, अब एक आखिरी काम बाकी है। मुझे आर्यन को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना है। मैंने एक और प्लान बनाया है। मैंने एक मिठाई में जहर मिला दिया है। जैसे ही आर्यन यहाँ आएगा, मैं उसे बधाई देने के बहाने वो मिठाई खिलाऊंगी। वो तड़प तड़प कर मरेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पत्नी मरी होगी, और फिर हम दोनों उसकी सारी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। महेश हंसते हुए बोला, तुम सच में शैतान की चाची हो ऋचा। दोस्तों, मेरा पूरा शरीर पत्थर बन गया था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर एक फूलदान से टकराया। खनक की आवाज़ हुई। ऋचा और महेश चौंक गए। ऋचा ने किचन से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, बाहर आया और झूठी मुस्कान के साथ बोला, ऋचा, मैं हूँ, सरप्राइज। ऋचा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, लेकिन वो तुरंत संभल गई। उसने खुद को मेरे गले लगाकर कहा, आर्यन जी, आप आ गए। मैंने तो सोचा था आप कल आएंगे। यह महेश भैया हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार, बस मिलने आए थे। मैंने महेश की तरफ देखा। वो भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। ऋचा तुरंत अंदर गई और एक प्लेट में मिठाई लेकर आई। लीजिए आर्यन जी, आज का दिन बहुत खास है, मुंह मीठा कीजिए। दोस्तों, मैंने वो मिठाई का टुकड़ा हाथ में लिया। ऋचा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने मिठाई को अपने होठों के पास ले गया, लेकिन फिर रुक गया। मैंने कहा, ऋचा, पहले तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगा। हमारी खुशी हम दोनों बांटेंगे। ऋचा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे मीठा नहीं पसंद, आप खाइए। लेकिन मैंने जिद की, नहीं ऋचा, आज हमारा खास दिन है, तुम्हें खाना ही होगा, ज़बरदस्ती सही। मैंने मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। ऋचा पीछे हटने लगी। महेश ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी जेब से अपना पिस्तौल निकाल लिया। एक कदम भी आगे बढ़ा
तो सीधा गोली मारूंगा। मेरी आवाज़ में खौफ था। रीचा चीख पड़ी, आर्यन जी यह क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा, रीचा मैंने सब सुन लिया है, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा बदला, सब कुछ। अब तुम यह मिठाई खाओगी वरना मैं दोनों को यही गोली मार दूंगा। रीचा के होश उड़ गए। वो रोने लगी। नहीं आर्यन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मेरे कान बंद हो चुके थे। तभी मेरा फ़ोन बजा। पापा का फ़ोन था। मैंने एक हाथ से फ़ोन उठाया। पापा की आवाज़ काँप रही थी। वो रोते हुए बोले, बेटा, आर्यन बेटा, जल्दी घर आ जा, बहू की हालत बहुत ख़राब है, वो तुझे बुला रही हैं, वो तुझे कुछ बताना चाहती हैं, डॉक्टर कह रहे हैं उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, जल्दी आ बेटा। दोस्तों, फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। मेरे पैर जवाब दे गए। मैंने पिस्तौल रीचा पर तानते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मेरी पत्नी, मेरी अनामिका, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने पुलिस को फ़ोन किया, अपना पता बताया, रीचा और महेश की साजिश बताई और उन्हें तुरंत पहुंचने को कहा। पुलिस 10 मिनट में आ गई। रीचा और महेश को गिरफ्तार कर लिया गया। रीचा चीख रही थी, आर्यन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अनामिका, अनामिका, मेरी अनामिका। मैंने तुरंत गांव के लिए गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते भर मैं रोता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरी अनामिका को बचा लीजिए। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, बस उसे बचा लीजिए। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। मेरा दिल जैसे सीने से निकलकर बाहर आ रहा था। आधी रात के बाद मैं गांव पहुंचा। घर के बाहर भीड़ जमा थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं भागता हुआ अंदर गया और अंदर का जो नज़ारा देखा, दोस्तों, वो नज़ारा मेरी ज़िंदगी भर मेरे दिल में कैद रहेगा। अनामिका बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें धंस गई थी, होठ नीले पड़ गए थे। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मुझे पास बुलाया। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, अनामिका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हे भगवान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम ठीक हो जाओगी। अनामिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपने होठ हिलाए, बहुत धीमी आवाज़ में, लेकिन उसकी वो आवाज़, दोस्तों, उसने जो बात कही वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, मुझे सब पता था। मैंने चौंक कर पूछा, क्या क्या पता था तुम्हें? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे पता था कि उस कोका कोला में जहर था। दोस्तों, अनामिका के वो शब्द सुनकर मेरा पूरा वजूद हिल गया। मुझे पता था कि उस कोका कोला में जहर था। क्या सुन रहा था मैं? मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर कहा, अनामिका, यह तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें पता था तो तुमने वो कोका कोला क्यों पिया? क्यों अपनी जान दे दी? बोलो अनामिका, बोलो। अनामिका ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी पलकों पर आंसू के मोती चमक रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, आर्यन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैंने कहा, नहीं अनामिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, चुप हो जाइए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। माँ पापा कमरे के कोने में बैठे थे, दोनों रो रहे थे, लेकिन अनामिका की बात सुनने के लिए सब खामोश हो गए। अनामिका ने कहना शुरू किया, आर्यन जी, शादी के बाद जब आप मुझे यहाँ छोड़कर शहर चले गए थे, तब मेरे दिल ने कहा था कि मुझे आपको समझना होगा, आपकी ज़िंदगी को जानना होगा। मैंने माँ जी से आपका शहर का पता पूछा और एक दिन बिना किसी को बताए मैं शहर चली गई थी। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, क्या तुम शहर आई थी? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कमज़ोर सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी, मैं आपकी असली ज़िंदगी देखना चाहती थी, दूर से छुपकर। आर्यन जी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप क्या करते हैं, कैसे आप मासूम लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, कैसे आप पैसे के नशे में डूबकर भगवान का भी ख्याल नहीं रखते। मैंने रीचा को भी देखा था और मुझे पता था कि आप उसके जाल में फंस रहे हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने पूछा,
तुम्हें ऋचा के बारे में भी पता था? अनामिका ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे सब पता था। ऋचा असल में कौन है, उसका असली मकसद क्या है, मुझे सब पता था। आर्यन जी, मैंने 5 साल पहले एक खबर अखबार में पढ़ी थी। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि किसी बड़े आदमी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उस लड़की का नाम था सीमा और उसकी बड़ी बहन का नाम था ऋचा। जब मैंने शहर में ऋचा को देखा और उसकी जासूसी की, तब मुझे पता चला कि यह वही ऋचा है जो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है। दोस्तों, मैं हक्का बक्का रह गया। अनामिका ने मुझसे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, आर्यन जी, अगर मैं आपको यह सब बताती तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। आप सोचते कि एक ईर्ष्यालु पत्नी अपने पति को अपनी तरफ मोड़ने के लिए झूठ बोल रही है। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना। मैंने ऋचा से मिलने का फैसला किया। मैं उसके फ्लैट पर गई। मैंने उससे कहा, ऋचा, मुझे सब पता है, तुम आर्यन से बदला लेना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऋचा हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम आर्यन की पत्नी होकर उसके खिलाफ मेरी मदद क्यों करोगी? मैंने कहा, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारी बहन को बर्बाद किया, उसी आदमी ने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद की है। मैं उसे सज़ा दिलाना चाहती हूँ। दोस्तों, अनामिका की बातें सुनकर मेरे पैर जवाब दे गए। क्या अनामिका भी मेरे खिलाफ थी? क्या वो भी मुझे बर्बाद करना चाहती थी? लेकिन अनामिका आगे बोली, आर्यन जी, यह मेरा झूठ था। मैंने ऋचा का विश्वास जीतने के लिए ऐसा कहा था। ऋचा मुझ पर विश्वास करने लगी। वो मुझे अपनी हर योजना बताने लगी। उसने मुझे बताया कि वो आपसे शादी करेगी, आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवाएगी, फिर आपको मरवा देगी। उसका साथी था महेश, उसका असली प्रेमी। वो दोनों आपकी मौत के बाद आपकी सारी दौलत के मालिक बनना चाहते थे। आर्यन जी, ऋचा ने मुझसे कहा, तुम्हें अपनी पहली शादी के बारे में आर्यन को नहीं बताना है। वो पहले तलाक देगा, फिर मुझसे शादी करेगा। लेकिन मैंने ऋचा के कान में एक और जहर डाल दिया। मैंने कहा, ऋचा, तलाक बहुत लंबा प्रोसेस है। आर्यन के पापा कभी नहीं मानेंगे। बेहतर यही है कि आर्यन उस अपनी पहली पत्नी को मार डाले, तब रास्ता साफ हो जाएगा। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। अनामिका ने खुद ऋचा के दिमाग में यह जहर डाला था। उसने क्यों? अनामिका ने मेरे सवाल को पढ़ लिया। उसने कहा, आर्यन जी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी मौत का रास्ता खुद क्यों बनाया। क्योंकि मैं जानती थी कि आप एक दिन यह गलती ज़रूर करेंगे और जब आप करेंगे तब मुझे अपनी जान देकर आपको बचाना होगा। मैंने अपने पिता के पुराने वकील चाचा जी से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया। मैंने अपनी डायरी में हर दिन की एक एक बात लिखी, आपके काले कारनामों के सबूत इकट्ठे किए, ऋचा और महेश की बातचीत की रिकॉर्डिंग की। आपके घर की तिजोरी से मैंने आपके गलत धंधों के सारे कागजात निकालकर फ़ोटो ली और सब कुछ वकील चाचा जी के पास एक सील बंद लिफाफे में रख दिया। मैंने उन्हें कहा था, चाचा जी, जिस दिन मेरी मौत हो जाए उसी दिन यह लिफाफा पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे होश उड़ गए। अनामिका ने अपनी मौत का पूरा इंतजाम पहले कर रखा था। उसने अपनी जान देकर मुझे बचाने का ठान लिया था। मैं चीख पड़ा, अनामिका, क्यों क्यों किया तुमने यह सब? क्यों अपनी जान दे दी मेरे जैसे नीच इंसान के लिए? अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी आर्यन जी। जिस दिन से मैंने आपकी तस्वीर पहली बार देखी थी, मैं आप पर जान छिड़कने लगी थी। मेरे पापा ने मरते वक्त आपकी तस्वीर मुझे दिखाई थी और कहा था, बेटी, यह है आर्यन, मेरे जिगरी दोस्त रामनाथ का बेटा, तेरा पति। जीवन भर इसकी सेवा करना। उस दिन से आर्यन जी, मेरी हर सांस आपके नाम हो गई थी। मैं जानती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं कोई सुंदर लड़की नहीं हूँ। मेरा रंग सांवला है, मेरा रूप साधारण है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता था आर्यन जी। और मुझे आपकी बुरी आदतों के बारे में मेरे पिता ने मरते वक्त बताया था। उन्होंने कहा था, बेटी, रामनाथ का बेटा गलत रास्ते पर है, लेकिन तू उसे सही रास्ते पर लाना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। दोस्तों, मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैंने एक कितने बड़े फरिश्ते को अपने हाथों से मार डाला था। मेरे माँ पापा फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने अनामिका का सिर अपनी गोद में रख लिया। अनामिका आगे बोलने लगी, आर्यन जी, जब आपने वो कोका कोला मुझे दिया, मुझे पता था उसमें जहर है, क्योंकि ऋचा ने मुझे एक रात पहले ही फ़ोन पर बताया था। अनामिका,
मैंने आर्यन को समझा दिया है, कल वो कोका कोला में जहर डालकर लाएगा। तुम्हें वो पीना है और मरने का नाटक करना है, फिर हम अगला प्लान बनाएंगे। ऋचा को लगता था कि मैं उसकी साथी हूँ। उसे क्या पता था कि मैं अपनी सच्ची मौत का रास्ता चुन चुकी हूँ। जब आपने वो गिलास मुझे दिया, मैंने एक पल के लिए सोचा, अगर मैं यह नहीं पीऊँगी तो क्या होगा। आप ऋचा के पास चले जाएंगे, ऋचा आपकी जान ले लेगी और आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यह पी लूँगी तो ऋचा का प्लान एक कदम आगे बढ़ेगा और पुलिस के पास सबूत होगा कि ऋचा ने मेरी हत्या की साजिश रची। वकील चाचा जी सारे सबूत पुलिस को दे देंगे, ऋचा और महेश पकड़े जाएंगे और आप बच जाएंगे। इसलिए आर्यन जी, मैंने वो गिलास खुशी खुशी पी लिया, क्योंकि मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा कीमती आपकी जान थी, आपकी ज़िंदगी थी, आपका सुनहरा भविष्य था। दोस्तों, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैं अनामिका के पैरों पर गिर पड़ा। मैंने रोते हुए कहा, अनामिका, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। मैं एक जानवर हूँ, एक हैवान हूँ। तुम जैसी देवी को मैंने अपने हाथों से मारा। हे भगवान, मुझे सज़ा दे, मुझे भी मार डाल। अनामिका ने अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा। उसने कहा, आर्यन जी, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने यह सब खुशी से किया है। मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? मैंने कहा, बोलो अनामिका, मेरी जान भी चाहिए तो ले लो। उसने कहा, आर्यन जी, मेरी मौत के बाद आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिएगा। आप एक अच्छे इंसान बनिएगा, आपके गलत धंधों को छोड़ दीजिएगा, अपने माँ पापा की सेवा कीजिएगा और हो सके तो एक नई शादी कर लीजिएगा किसी अच्छी लड़की से, क्योंकि इंसान अकेले नहीं जी सकता। मैंने कहा, नहीं अनामिका, मैं अब कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अनामिका मुस्कुराई। उसने कहा, पगले हो आप, देखिएगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तभी अनामिका की सांसें उखड़ने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगी। मैं चीख पड़ा, अनामिका, अनामिका, आंखें मत बंद करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ अनामिका। उसने अपनी आंखें एक बार फिर खोली, बहुत मुश्किल से और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, आर्यन जी, एक आखिरी बात, सबसे बड़ा राज मेरे पेट में आपका एक अंश पल रहा है। 3 महीने हो चुके हैं, आप बाप बनने वाले हैं आर्यन जी। दोस्तों, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे कानों में किसी ने जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया। मैंने एक साथ 2 जानें ली थी, मेरी पत्नी की और मेरे अजन्मे बच्चे की। मेरी चीख निकल गई, अनामिका, नहीं, यह नहीं हो सकता। भगवान, मुझे मार डाल, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। अनामिका ने अपनी आखिरी ताकत बटोर कर कहा, मैंने यह बात आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अगर आपको पता चल जाता तो आप मुझे जहर नहीं देते और ऋचा का प्लान पूरा नहीं होता और ऋचा आपकी जान ले लेती। मुझे अपनी जान से ज़्यादा आपकी जान प्यारी थी और अब मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा उसके पिता की ज़िंदगी प्यारी है। आर्यन जी, मेरा और मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार साथ कीजिएगा और मेरे बच्चे की आत्मा से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा कि उसकी माँ एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, उसे अपनी मोहब्बत चुननी पड़ी। इतना कहकर अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ आखिरी बार हिले, बहुत धीमी आवाज़ में, आर्यन जी, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनकर आऊँगी और तब आप मुझसे प्यार जरूर करोगे, क्योंकि तब मैं गोरी होकर आऊँगी। बस इतना कहकर अनामिका खामोश हो गई हमेशा के लिए। उसकी आत्मा अपने साथ मेरे अजन्मे बच्चे की आत्मा को भी लेकर चली गई। पीछे रह गया था मैं, एक हत्यारा पति, एक हत्यारा पिता, एक हैवान इंसान। दोस्तों, मैं अनामिका के शरीर से लिपट कर रोने लगा। मैं चीख रहा था, अनामिका, उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तुम्हारे सांवले रंग को मैं चांदनी कहूँगा, तुम्हारे साधारण रूप को मैं पूजा करूँगा। बस एक बार उठ जाओ अनामिका। लेकिन अनामिका कभी नहीं उठी। मेरी अनामिका मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी, अपने साथ मेरा बच्चा लेकर, मेरा एक अजन्मा बेटा या बेटी जो कभी मुझे पापा नहीं कह पाएगा, जो कभी मेरी गोद में नहीं खेलेगा। मेरे माँ पापा मुझे संभालने लगे, लेकिन मैं पागलों की तरह अनामिका के शरीर से लिपटा रहा घंटों, शायद पूरी रात। जब सुबह हुई तो पुलिस आ गई थी। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अनामिका की डायरी, उसकी बनाई रिकॉर्डिंग
और वो सारे सबूत सब कुछ वकील चाचा जी ने पुलिस के हवाले कर दिया था, जैसे कि अनामिका चाहती थी। लेकिन एक कमाल की बात हुई दोस्तों, अनामिका ने उस लिफाफे में एक लेटर भी छोड़ा था अदालत के नाम। उस लेटर में उसने लिखा था, माननीय न्यायालय, मेरे पति आर्यन ने मुझे जहर जरूर दिया है, लेकिन असली अपराधी वो नहीं हैं। असली अपराधी वो परिस्थितियां हैं, वो गलत संगत है जिसने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। रीचा और महेश ने मेरे पति को इस हद तक पहुंचाया कि उन्होंने मुझ पर यह जुल्म किया। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे पति को कम से कम सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं उन्हें दिल से माफ़ करती हूँ। हस्ताक्षर अनामिका आर्यन। दोस्तों, अदालत में यह लेटर पढ़ा गया। जज साहब की आंखें भी नम हो गई। रीचा और महेश को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। पहले से अपराध की सज़ा अलग से, और मुझे 15 साल की सज़ा हुई। अनामिका की आखिरी इच्छा के कारण जज साहब ने कम सज़ा दी। जेल में मेरे 15 साल कैसे गुजरे यह मैं ही जानता हूँ। हर रात मैं अनामिका को याद करके रोता था। हर रात मेरे सपनों में अनामिका आती, कभी मुस्कुराती हुई, कभी रोती हुई, कभी अपनी गोद में हमारे अजन्मे बच्चे को लिए हुए। मेरी नींद उड़ गई थी, मेरा चैन खो गया था। जेल में मैंने बहुत कुछ सीखा दोस्तों। मैंने योगा सीखा, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने बाइबल पढ़ी। मैंने हर धर्म के ग्रंथों में अपनी आत्मा की शांति ढूंढी, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली, क्योंकि मैंने एक ऐसी देवी को मारा था जिसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया था। जेल में मैं हर रोज़ एक डायरी लिखता था, अनामिका के नाम एक चिट्ठी। वो चिट्ठियाँ कभी किसी को नहीं भेजी जा सकती थी, लेकिन मेरे लिए वो एक थेरेपी थी। हर चिट्ठी में मैं अनामिका से माफ़ी मांगता, अपने गुनाहों का बखान करता और वादा करता कि अगले जन्म में मैं उसका सबसे अच्छा पति बनूंगा। 15 साल बीत गए दोस्तों। मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। मेरा चेहरा वो नहीं रहा था जो कभी शहर का सबसे हैंडसम चेहरा माना जाता था। अब मैं एक टूटा हुआ इंसान था, एक पश्चाताप में डूबा हुआ इंसान। जिस दिन मेरी रिहाई हुई उस दिन मुझे लेने कोई नहीं आया था। मैंने अपने माँ पापा को फ़ोन नहीं किया था। मैं किसी से मिलने का मुंह नहीं रखता था। मैं पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम भारी थे, मेरा दिल और भी भारी था। मैं सोच रहा था, क्या माँ पापा मुझे माफ़ करेंगे? क्या गांव वाले मुझे अपनाएंगे, या मुझे एक हत्यारा समझकर धुतकार देंगे? दोस्तों, जब मैं गांव पहुंचा, शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। मैं अपने घर के सामने खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने मेरे कदम रोक दिए। घर के अंदर से एक मासूम बच्ची की हंसी आ रही थी, और उसके साथ एक औरत की आवाज़ भी थी। एक ऐसी आवाज़ जो बहुत जानी पहचानी सी लगी, एक ऐसी आवाज़ जो अनामिका की आवाज़ से बहुत मिलती थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं एक पल के लिए सोचने लगा, क्या यह मेरा भ्रम है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? अनामिका तो मर चुकी है, फिर यह आवाज़ कैसे? मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से आवाज़ आ रही थी, बेटी जल्दी खाना खा लो, दादाजी का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बच्ची ने कहा, माँ दादाजी कब आएंगे? और पापा कहाँ हैं माँ? आप हमेशा कहती हो पापा जल्दी आएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं। दोस्तों, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माँ, पापा, एक बच्ची, यह सब क्या था? दोस्तों, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा खुला नहीं था, बस उड़का हुआ था। मैं चुपके से अंदर झांकने लगा, और दोस्तों, अंदर का जो नज़ारा मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरी सांसें रुक गई, मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आंगन में एक औरत बैठी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसके लंबे काले बाल कमर तक झूल रहे थे। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी थी, और उसके सामने एक 6-7 साल की बच्ची बैठी थी, सांवली सी, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली, बिल्कुल अनामिका जैसी। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, अनामिका। वो औरत चौंक कर पलटी, और दोस्तों, उसका चेहरा देखकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो अनामिका नहीं थी, वो मेरी माँ थी, मेरी बूढ़ी माँ, जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, लेकिन आंखों में वही ममता थी
जो हमेशा से थी। माँ ने मुझे देखा, वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बाहें फैलाई और कांपती आवाज़ में बोली, मेरा बेटा, मेरा आर्यन वापस आ गया। मैं दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हारी बहू को मार डाला, मैंने तुम्हारे पोते को मार डाला, मैं तुम्हारे माफ़ी के काबिल नहीं हूँ माँ। माँ ने मेरा सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। उनके आंसू मेरे चेहरे पर टपक रहे थे। उन्होंने कहा, चुप हो जा बेटा, अब बस चुप हो जा। भगवान बहुत दयालु है, उसने तुझे एक और मौका दिया है। तभी वो छोटी बच्ची मेरे पास आई। उसने अपनी मासूम आंखों से मुझे देखा और बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, आप कौन हो अंकल, आप क्यों रो रहे हो? दोस्तों, उस बच्ची को देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा कुछ हुआ। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ अनामिका से मिलता था। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बेटी है अनन्या, तेरी अनामिका की निशानी। मेरे कानों ने जो सुना उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरी बेटी जिंदा है। लेकिन अनामिका ने तो कहा था कि वो और बच्चा दोनों। माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, एक चमत्कार हुआ था उस रात। अनामिका की मौत के बाद जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि बच्चा अभी भी जिंदा है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला। एक मरती हुई माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया और जाते जाते तेरा एक हिस्सा, तेरी एक निशानी अपने पीछे छोड़ गई। दोस्तों, मैं अपनी बेटी को देखता रह गया। वो पूरी की पूरी अनामिका थी। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी मुस्कान, सब कुछ अनामिका जैसा, सिर्फ रंग थोड़ा मेरे जैसा गोरा था। मैंने कांपते हाथों से अनन्या को छुआ। उसने मासूमियत से पूछा, आप कौन हो अंकल? मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। माँ ने अनन्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, यह तेरे पापा हैं, जिनका तू रोज़ इंतज़ार करती थी, जिनकी तस्वीर देखकर तू रोज़ रोती थी। आज तेरे पापा घर आ गए हैं। अनन्या ने एक पल के लिए मुझे ध्यान से देखा, फिर अचानक वो मेरे गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, पापा, आप कहाँ चले गए थे पापा? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आप मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ गए थे? दोस्तों, अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर हजारों चुंबन लेने लगा। मैं पागलों की तरह रो रहा था। मेरे होठ कांप रहे थे। मेरी बेटी, मेरी अनामिका की निशानी, मुझे माफ़ कर दो बेटी। पापा बहुत बुरे हैं। पापा ने तेरी माँ के साथ बहुत अन्याय किया था। तभी मैंने देखा कि एक कमरे से पापा लाठी के सहारे चलते हुए आए। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था, ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वो समझ गए थे कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने कांपते हाथ फैलाए, बेटा, मेरा आर्यन, आजा बेटा, मेरे गले लग जा। मैं पापा के पैरों में गिर पड़ा। पापा ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती थी। मैंने एक मरते हुए दोस्त का वादा निभाने के चक्कर में तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर मैंने ज़बरदस्ती तेरी शादी ना करवाई होती तो ना अनामिका मरती, न तू जेल जाता। मैंने पापा के होठों पर हाथ रखा और कहा, नहीं पापा, आपने कोई गलती नहीं की थी। आपने तो मुझे एक देवी से मिलाया था। गलती मेरी थी कि मैंने उसकी कीमत नहीं पहचानी। आज मैं समझता हूँ, सूरज से ज़्यादा सीरत कीमती होती है, रंग से ज़्यादा दिल कीमती होता है। और अनामिका तो साक्षात देवी थी पापा। मैं उसे पहचान नहीं पाया। हम तीनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे और अनन्या हमारे बीच में खड़ी हम सबको देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, क्या सब कुछ ठीक है? उसने धीरे से पूछा, पापा, अब आप कभी नहीं जाओगे ना? मैंने अनन्या को गोद में उठा लिया और कहा, नहीं बेटी, अब पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात दोस्तों, मैंने सालों बाद पहली बार चैन की नींद सोई, लेकिन आधी रात को मेरी नींद टूट गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने आंखें खोली और दोस्तों, मैं जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने अनामिका खड़ी थी, उसी सादी साड़ी में, उसी मासूम मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। मैं चीख पड़ा, अनामिका, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकली। अनामिका मुस्कुराई। उसने कहा, आर्यन जी, मैं आपसे मिलने आई हूँ।
मुझे बहुत खुशी है कि आप आखिरकार एक अच्छे इंसान बन गए। आपने अपनी सज़ा पूरी की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अब अपनी बेटी की परवरिश के लिए आ गए हैं। मैंने रोते हुए कहा, अनामिका मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। अनामिका ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। वो हाथ पंखों से भी हल्का था, जैसे हवा का एक झोंका। उसने कहा, आर्यन जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अपनी बेटी अनन्या में, अपनी सांसों में, हवा में, धूप में, चांदनी में। जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं वहीं होंगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अनन्या को वो सब प्यार दीजिएगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। उसे पढ़ाइएगा, उसे खुश रखिएगा, उसे एक अच्छी इंसान बनाइएगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैंने कहा, अनामिका मैं वादा करता हूँ, मैं अनन्या को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं उसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। अनामिका मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी। उसने कहा, धन्यवाद आर्यन जी, अब मुझे जाना होगा, लेकिन एक आखिरी बात, उस जन्म में नहीं, इस जन्म में ही एक नई शुरुआत कीजिएगा। अपने लिए नहीं, अनन्या के लिए। एक माँ की ज़रूरत है उसे। मैं चाहती हूँ आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें जो अनन्या को अपनी सगी माँ की तरह प्यार करे। यही मेरा आशीर्वाद है आपको। और दोस्तों, इतना कहकर अनामिका धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, जैसे कभी आई ही नहीं थी। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरे दिल पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे एक बोझ उतर गया हो, जैसे अनामिका ने मुझे सच में माफ़ कर दिया हो। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने सारे गलत धंधे छोड़ दिए, शहर की वो आलीशान कोठी बेच दी। उस पैसे से मैंने गांव में एक स्कूल खोला, अनामिका मेमोरियल पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में गांव की गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। मैंने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मेरी बेटी अनन्या उस स्कूल की सबसे होनहार छात्रा बन गई। कुछ साल बाद माँ पापा ने मुझ पर दूसरी शादी का दबाव डाला। मैं तैयार नहीं था, लेकिन अनन्या ने भी कहा, पापा मुझे एक माँ चाहिए। मैं अपनी सहेलियों को जब उनकी माँ के साथ देखती हूँ तो बहुत रोना आता है। दोस्तों, मैंने अनामिका के वो आखिरी शब्द याद किए, अनन्या को एक माँ की ज़रूरत है, और मैंने हाँ कर दी। मेरी दूसरी शादी एक बहुत ही साधारण लड़की से हुई, शांति। वो भी सांवली थी, साधारण रंग रूप की थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो पेशे से एक अध्यापिका थी। मैंने शादी से पहले उसे अपनी पूरी कहानी बताई, अनामिका की कुर्बानी, मेरे पाप, मेरी 15 साल की जेल, सब कुछ। शांति ने सब कुछ सुना और फिर उसने कहा, आर्यन जी, एक इंसान अपने पश्चाताप से उतना ही पवित्र हो जाता है जितना पानी से धुला हुआ कपड़ा। मैं अनन्या को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करूंगी और आपको अनामिका की जगह नहीं, अपनी जगह बनानी होगी मेरे दिल में। दोस्तों, शांति ने अपना वादा निभाया। वो अनन्या की सबसे अच्छी माँ बनी। उसने अनन्या को कभी सौतेली माँ का एहसास नहीं होने दिया और अनन्या भी शांति को अपनी सगी माँ मानती है। आज अनन्या 25 साल की है, डॉक्टर बन चुकी है और गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती है। शांति और मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम हमने अनाम रखा, अनामिका के नाम पर। दोस्तों, हर रोज़ सुबह मैं अनामिका की तस्वीर के सामने बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ, उसे अपने दिल की सारी बातें बताता हूँ और हर शाम मैं उस पेड़ के नीचे जाता हूँ जहाँ अनामिका का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ बैठकर गीता पढ़ता हूँ और अनामिका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज मेरी उम्र 57 साल है। मेरे बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मेरे दिल में अनामिका की एक जीवित तस्वीर है जो कभी धुंधली नहीं हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, इंसान को खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में देखनी चाहिए। रूप से ज़्यादा गुण अहम होते हैं, रंग से ज़्यादा सीरत मायने रखती है। अनामिका, जिसे मैंने सांवली कहकर ठुकरा दिया था, वो असल में एक जीती जागती देवी थी जिसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, अपने बच्चे की जान दांव पर लगाकर मेरी ज़िंदगी संवारी। ऐसी पत्नी, ऐसी माँ, ऐसी औरत हर जन्म में नसीब नहीं होती और मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिसने ऐसी देवी को अपने हाथों से मारा। लेकिन दोस्तों, अनामिका की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसने एक हैवान को इंसान बनाया, एक पापी को संत बनाया, एक अंधकार में डूबे इंसान को रोशनी दिखाई और आज
हर रोज़ मैं अनामिका का ऋण चुकाने की कोशिश करता हूँ, गरीबों की सेवा करके, बच्चों को पढ़ाकर और अपनी बेटी को एक अच्छी इंसान बनाकर। दोस्तों, यहाँ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कैसे एक सांवली साधारण सी लड़की ने अपनी जान देकर एक हैवान को इंसान बना दिया। कैसे अनामिका की निस्वार्थ मोहब्बत ने आर्यन की अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक सबक है हम सब के लिए कि हम इंसान को उसके रंग रूप से नहीं, उसके कर्मों और दिल से पहचानें, कि हम अपनी ज़िंदगी में आए हर इंसान की कद्र करें, क्योंकि पता नहीं कौन हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार बैठा है। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में कोई अनामिका जैसी साथी मिले तो उसे हाथ से जाने मत देना, उसकी कीमत समझो, उसका सम्मान करो, उस पर जान छिड़को, क्योंकि ऐसे इंसान नसीब वालों को ही मिलते हैं और जो ऐसे इंसानों को खो देते हैं वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। दोस्तों, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इस कहानी में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन था? क्या आप अनामिका जैसी पत्नी को पाना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या आप भी अनामिका की कदर ना करते? अपने विचार जरूर साझा कीजिए। अगर आज की यह कहानी आपकी आंखें नम कर गई हो, अगर आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रूह को झकझोरने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नए और भी ज़्यादा दिल को छू लेने वाले सफ़र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के लोगों की कदर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।